जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम योगेश केमनी यानी कि आपके मैक्सवेल सर लेके आए हैं आपके लिए फिजिक्स की क्लास 06, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर की। क्लास 06 है। वर्क हम जान चुके हैं, एनर्जी ऑलमोस्ट हमारी सारी खत्म हो चुकी है, ऊर्जा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा बस हमें पावर के बारे में बात करनी है और ये चैप्टर अब आपके हाथ में। तो दोस्तों, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, नेवी डबल ए, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, चाहे आप एसएसआर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मर्चेंट नेवी आईएमयू सीईटी की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों सारा फिजिक्स यहीं से बनेगा, ए टू जेड बनेगा। फिजिक्स यहां से बाहर नहीं जाएगा। बस करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठना है और अपने नोट्स बनाते रहना है। तो चलिए, आज जो हम आगे टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एनर्जी से ही रिलेटेड। दोस्तों, आप सभी ने एक छोटी सी बात सुनी होगी, या हम सभी टीचर्स एक बात सभी कहते हैं कि वर्क इज एनर्जी, कार्य ही ऊर्जा है। तो सर, क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है? क्या वर्क और एनर्जी के बीच कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल दोस्तों, वर्क और एनर्जी के बीच एक रिलेशन है, यानी कि कार्य और ऊर्जा के बीच एक संबंध है, जिसको हम लोग अगर अपने भाषा में कहें तो हम इसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। और हमारे पास इससे भी क्वेश्चन आता है, तो हम लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। आज का हमारा पहला टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि किस तरीके से कार्य और ऊर्जा आपस में संबंधित हैं, किस तरीके से वर्क और एनर्जी आपस में रिलेटेड है। तो हम इसे कहने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि कार्य ऊर्जा परमय। दोस्तों, इमेजिन करो, सोचो कि अगर आप यहां पर हो, मान लो ये आप हो, और आप कुछ देर बाद, कुछ समय बाद इस पॉइंट पर या फिर किसी दूसरे बिंदु पर पहुंच गए, यानी कि आप अभी यहां पर थे, कुछ देर बाद आप इस पॉइंट पर पहुंच गए। तो आप इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचे। माना यहां पर आपके पास जो स्पीड थी वो थी 2 मीटर पर सेकंड। मान लो आप यहां पर चल रहे हो तो 2 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहे हो, और अब आप पहुंच गए हो थोड़ा आगे 6 मीटर पर सेकंड की चाल से। सबसे मेन चीज जो आपके दिमाग में आई होगी, काइनेमैटिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ी है, नहीं आपको समझ में आ रही, नहीं आपने पढ़ी है, तो एक बात आप सोचो कि जब आप घर से अपनी साइकिल में निकले थे या मोटर बाइक में निकले थे, चलो मोटर बाइक की बात करते हैं, मोटरसाइकिल में आप निकले थे तो आपकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि आप कवर कर रहे थे हर एक सेकंड में उस टाइम 2 मीटर। थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड बढ़ गई, बढ़ के हो गई 6 मीटर पर सेकंड। अपने आप स्पीड बढ़ती है क्या? तो आपने पढ़ा होगा, स्पीड अपने आप नहीं बदलती, ये फोर्स लगने के कारण बदलती है। आपके आगे एक फुटबॉल है, क्या वो अपने आप चलने लगेगी? नहीं, बल लगाओगे तभी तो जाएगी। ये पढ़िए, फुटबॉल मारो देर रात तभी तो चल पड़ेगी, यानी कि फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी चलेगी। यानी कि आप 2 मीटर पर सेकंड में चल रहे थे, कुछ देर बाद आपकी 6 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। तो दोस्तों, बिना फोर्स लगाए तो नहीं हुई होगी, बिना बल लगाए तो नहीं हुई होगी, यानी कि आपने अपनी स्कूटी का कान मरोड़ा होगा, स्कूटी बाइक को भगाया होगा, स्पीड बढ़ाई होगी। स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं, हम अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, यानी कि इस बल से क्या आया हुआ? एक्सेलरेशन आया होगा। इस बल से क्या आया होगा? त्वरण आया होगा, जिसके कारण आपने यहां से यहां तक कुछ डिस्प्लेसमेंट तय कर ली। अब मैं अगर आपसे यहां पर सवाल पूछ लूं कि भैया इस ए बिंदु से बी बिंदु पर कुछ विस्थापना तो आपने की है, कुछ डिस्प्लेसमेंट तो आपने की है, इस ए बिंदु से इस बी बिंदु तक पहुंचने में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आपने की है, और भैया फोर्स भी लग रहा था, तभी आपकी स्पीड बदल रही थी। बल लगता है तभी चाल बदलती है, तो आपकी चाल किसी बल से भी बदली, यानी कि बल भी लग रहा है, विस्थापन भी लग रहा है। तो मैं कहूं ए से बी पहुंचते वक्त कार्य कितना हुआ होगा? अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है, ना आपको बल दिया ना आपको विस्थापन दिया। सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे यह पूछ दूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट आप जब गए तो 2 मीटर पर सेकंड से आपकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो गई, बिल्कुल हो गई। मुझे यह बताओ, ए से बी जाते वक्त ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने
तय की है, जो ये विस्थापना आपने तय की है भैया, इस बीच ए से बी के बीच वर्क डन कितना होगा, कार्य कितना होगा। एंड ना मैं आपको यहां पर फोर्स दे रहा हूं और ना मैं आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, यानी कि ये मैंने दिया ही नहीं, मैंने सिर्फ स्पीड आपको दे दी, मैंने आपको सिर्फ स्पीड आपको दे दी। क्या दे दी? सिर्फ और सिर्फ स्पीड दे दी। तो दोस्तों अगर आपको यहां पर वर्क डन निकालना है, आपके पास स्पीड है, आपको वर्क डन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या कहता है कार्य ऊर्जा प्रमेय? सो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है, देखो डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए मैं इसमें डेरिवेशन नहीं बताऊंगा। क्या कहता है कार्य ऊर्जा प्रमेय, जरा आराम से समझते हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ हम कंपटीशन के ले रहे हैं, लेकिन फील में आपको सीधे पूरा दिलाऊंगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, लेकिन नहीं, कार्य ऊर्जा प्रमेय कि सर हम चल रहे थे यहां पर और हम पहुंच गए यहां पर, हम थे m मास के, हमारा द्रव्यमान m था, तो कुछ दूरी चलने के बाद अभी भी हमारा द्रव्यमान m ही रहेगा। भाई मास तो फिक्स रहेगा ना, मास तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। मान लेते हैं इस बॉडी के पास इनिशियली जब चल रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी थी u। क्या थी? u, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग था u, और इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी बदल गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, यानी कि इसका अंतिम वेग कितना हो गया, तो इसका अंतिम वेग हो गया v कुछ समय बाद। तो इसने यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क किया होगा, कितना कार्य किया होगा, ये कैसे पता करें? तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, the work done between 2 points is equal to change in kinetic energy, change in काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के अंतर के समान है। यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कार्य गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के समान है। यानी कि अगर हमें वर्क निकालना है तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देनी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देनी है। यानी कि अगर हमें कार्य निकालना है तो कार्य होगा अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा में से हम क्या माइनस कर देंगे? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यानी कि अगर हम कहें तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि चेंज इन एनर्जी के बराबर है। दोस्तों एक बार तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, पहला सवाल तो यहां से डायरेक्ट बन जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कार्य किसके बराबर है? गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब जरा वापस आओ, तो इनिशियली आपके पास कितनी वेलोसिटी थी u, फाइनल आपके पास कितनी वेलोसिटी हो गई v। भाई प्रारंभिक में आपके पास कितना वेग है u और अंतिम में आप पे कितना वेग हो गया v। तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताऊं, यानी कि इनिशियल प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो होगी हाफ
एम यू स्क्वायर, हम सभी जानते हैं। और अंतिम गतिज ऊर्जा क्या बन जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का अंतर हम यहां पर देखें तो बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये हमारी है वर्क एनर्जी थ्योरम, इतना जूल। दैट्स इट, ये आपकी है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहेगी, एनर्जी के डिफरेंस से आप क्या निकाल सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो। चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कहते हैं, अ बॉय, या मैं कह सकता हूं अ बॉडी, नॉट बॉय, अ बॉडी ऑफ मास 60 kg is moving initially at a speed of 10 meter per second. After some time its velocity becomes, या its speed becomes, है ना, speed लिखा तो speed लिख लेते हैं, its speed becomes 90 meter per second. Find the work done या amount of work by the body. क्या कह रहा है, एक वस्तु, एक 60 किलो की वस्तु प्रारंभिक या प्रारंभ में 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है या चलती है। कुछ समय बाद, भाई वो स्टार्टिंग में किससे चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। स्टार्टिंग में कैसे चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से। कुछ समय बाद इसका वेग 90 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। भाई वस्तु ने कितना कार्य किया है वो ज्ञात करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान हमें यहां पर दे दिया है। राइट डाउन द गिवन डाटा। देखो मास आपको दे रखा है, वस्तु का द्रव्यमान आपको दे रखा है m बोले तो कितना, 60 किलो। भाई इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, प्रारंभिक वेग आपको दे रखा है, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, u बराबर 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी भी आपको यहां पर दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग भी आपको यहां पर दे रखा है। तो अंतिम वेग v बराबर दे रखा है 90 मीटर पर सेकंड। और आपसे पूछा है इसने कितना कार्य किया होगा, इसने कितना वर्क डन कार्य किया होगा, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों अब हमें एक चीज पता लग गई कि वर्क बराबर क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कार्य बराबर क्या होता है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। बस दोस्तों हमें सिंपल कुछ नहीं करना, हम यहां पर सिंपल क्या लगा देंगे, वैल्यूज लगा देंगे। तो चलो देखो W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। W ऐसे ही हाफ m की वैल्यू 60, v का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 90 का स्क्वायर माइनस हाफ 60 और यहां हो जाएगा 10 का स्क्वायर। दोस्तों गणित कहती है हाफ और m को कॉमन ले लो, तो यहां बन जाएगा 90 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। नाउ 9981 8100 माइनस 100 कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक तरीका और बता दूं, ये इसे मार दो 30 और यहां बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी
a माइनस बी, ये आपने पढ़ी रखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो W इज इक्वल्स टू 30 इंटू 100 इंटू 80। तो W इज इक्वल टू 24, 1 2 0 और 2 0 यहाँ से, यानी कि कार्य आ जाएगा 24 1 2 3 4 1 2 3 4 जूल। दोस्तों कई बार हम इसको ऐसे भी दिखते हैं 240 और 3 जीरो हटेंगे तो किलो जूल। ये हमारा यहाँ पर कार्य बन जाएगा। सही किया हमने। 9 और 1 10 100 90 80 8 3 24 का ये 1 2 0 या 2 0 ये बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से हम वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच अगर हमें वेलोसिटी दे रखी है, हमें वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है यानी कि वेग दे रखा है और द्रव्यमान दे रखा है, तो हम कार्य निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन करेंगे। अब इस टॉपिक के लास्ट या इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है पावर यानी कि शक्ति, P। तो पावर क्या होती है? अब देखो, मैंने एक ना, मान लो मैं हूं और मेरे साथ एक और लड़का है, दो हैं हम, A और B, दो लड़के हैं। दोनों के दोनों क्या करते हैं, जिम जाते हैं, ठीक है, दोनों जिम जाते हैं और जिम में हम 10 किलो का डंबल उठाते हैं। ये भी 10 किलो का उठाता है, मैं भी 10 किलो का उठाता हूं। ये मैं हूं, ये तुम हो, ठीक है, ये आप लोग हैं और ये मैं भी 10 किलो का डंबल यहां तक उठाता हूं, ठीक है, एक हाइट है, यहां तक हम उठाते हैं और ये भी 10 किलो का डंबल इसी हाइट, इसी ऊंचाई तक उठाता है, ठीक है दोस्तों, इसी ऊंचाई तक ये इस डंबल को उठाता है, ठीक। दोनों हम सेम डंबल उठाते हैं, 10 किलो का, सेम ऊंचाई तक उठाते हैं। अब फर्क यह है कि हमसे अगर पूछा जाए कि हम दोनों में से वर्क या मैं बोल सकता हूं एनर्जी किसने ज्यादा स्पेंड की होगी, कार्य या ऊर्जा किसने ज्यादा लगाया होगा, तो आपका जवाब होगा हमारी एनर्जी सेम होगी, समान होगी। हमने बराबर एनर्जी यहां पर यूज की होगी क्योंकि हमने उठाया 10 किलो का ही डंबल है, समान ऊंचाई तक ही उठाया है। कार्य अगर आप बात करेंगे तो mgh के दौरान हमने यहां पर देखना है। तो एनर्जी हमारी mgh है, यानी कि मैं अगर इस 10 किलो के डंबल को उठाऊं या तुम लोग इस 10 किलो के या आप लोग इस 10 किलो के डंबल को उठाओ, पर कंडीशन यह है h ऊंचाई तक उठाना है। कितना? h ऊंचाई तक। तो कार्य या ऊर्जा हमने सेम ही लगाई, हमने जो कार्य लगाया वो सेम लगाया, एनर्जी हमने स्पेंड सेम की होगी, ऊर्जा हमने समान लगाई होगी। पर दोस्तों ये है कि मैंने वो डंबल 30 सेकंड में यहां पहुंचा दिया, आपने वो डंबल 10 सेकंड में पहुंचा दिया। मैं उस डंबल को उठाने में 30 सेकंड लगाता हूं और आप उस डंबल को उठाने में 10 सेकंड लगाते हैं, तो पावर किसकी ज्यादा होगी? तो जो कम समय लगा रहा है वो ज्यादा पावरफुल है। जो कम समय लगा रहा है वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एनर्जी तो हम दोनों ने सेम लगाई, ऊर्जा तो हम दोनों ने सेम खपत की, पर आपने उतनी ऊर्जा 10 सेकंड के अंदर खींच दी, तो आप ज्यादा पावरफुल हो, यानी कि वो आपने आराम से उठा लिया। आप समझे? मैंने भी ऐसे करके उठाया होगा, आपने यूं उठा लिया, तो कौन बोलेगा ज्यादा पावरफुल? अरे वो ज्यादा पावरफुल है, वो उसको आराम से उठा लेता है, यानी कि जल्दी उठा लेता है। उठा तो दूसरा भी लेता है ऐसे करके, लेकिन दूसरा एनर्जी उतनी लगा रहा था उसे उठाने में, लेकिन उसने ज्यादा टाइम लगाया। तो दोस्तों बात यह है कि जो समय कम लगाएगा समान कार्य करने में, समान एनर्जी स्पेंड करने में, जो कम टाइम लगाएगा वो ज्यादा पावरफुल है। तो आई होप आपको ये पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जो पावर होती है दैट इज शक्ति, जिसको हम कहते हैं, वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी तेजी से, रेट दर क्या है आपके उस कार्य को करने की, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की दर। तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा वर्क अपॉन में टाइम, यानी कि शक्ति का अगर हम सूत्र देखेंगे तो शक्ति का सूत्र बन जाएगा कार्य बटे समय। यूनिट की हम बात करें
इकाई की बात करें तो कार्य की जूल, समय की सेकंड, तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड याद रखना। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, वी में सूत्र की हम बात करें, वी में सूत्र की अगर मैं यहां पर बात करूं तो बन जाएगा ml²t-2 किसका होता है, वर्क का, टाइम ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 3 कर देना, तो ml²t-3 हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा। ये इसका वी में सूत्र। दोस्तों अगेन वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा भाई, कार्य बराबर हमने यही तो पढ़ा, और एक सूत्र और पढ़ा, कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा, याद होगा आप सभी को, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, याद रखना। वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा पढ़ा था, तो पावर इज इक्वल टू, सर अभी तो पढ़ा हमने वर्क डन अपॉन टाइम, तो क्या मैं शक्ति बराबर कार्य बटे समय में इसको ऊपर चिपका दूं, तो एफ ऐसी ही, एस ऐसी ही, कॉस थीटा ऐसे ही, नीचे बैठा है टी। जरा गौर से देखो दोस्तों, एस यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, टी यहां पर टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय को हम बोलते हैं वेग यानी कि वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, एक सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या बनता है, वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें कि यहां पर पावर का एक नया फॉर्मूला बना दिया सर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा होता है वेलोसिटी, यानी कि विस्थापन बटे समय जो होता है वो वेग होता है, तो यहां पर विस्थापन बटे समय यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह वेलोसिटी लगाएंगे, तो पावर का एक नया फॉर्मूला क्या बन गया, पावर इज इक्वल्स टू एफ, फोर्स ऐसे ही, इस पूरे की जगह वी चिपका दो, तो एफ वी कॉस थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, जहां पे थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखना। जहां थीटा जो है, थीटा बल और वेग के बीच का कोण है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ध्यान में रखने वाली है। दोस्तों हमें पता है कि cos थीटा डॉट प्रोडक्ट से हटने पर आता है, तो अगर मैं पावर का ऐसे सूत्र लिख दूं F डॉट V, तो कोई बुरी बात तो नहीं, तो याद रखना पावर इज इक्वल्स टू F डॉट V, और नोट ये भी याद रखना कि जो पावर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी यानी कि शक्ति एक अदिश राशि है, शक्ति एक अदिश राशि है। तो ये कई बार चमक जाएगा आपको पेपर में कि बताओ कौन सा फॉर्मूला सही है, तो ये भी याद रखना और ये भी याद रखना। चले दोस्तों कुछ यूनिट्स पे बात कर लेते हैं, सम यूनिट्स ऑफ पावर, जिस पे क्वेश्चन बनते भी हैं काफी। शक्ति की कुछ इकाइयां, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, तो एक यूनिट आएगी वर्क अपॉन टाइम यानी कि जूल पर सेकंड, ये तो इसकी एसआई यूनिट हो गई जिसको हम वॉट कहते हैं दोस्तों, वॉट, वॉट, तो वॉट इसकी यूनिट हो गई। मैंने पीछे नहीं लिखा था जान के, क्यों, क्योंकि मुझे यहां पे ये चीज बतानी थी। तो याद रखना 1 जूल बटा 1 सेकंड को हम 1 वॉट कहते हैं, 1 वॉट। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे ना जिसकी हद नहीं है कोई, ठीक है। 1 जूल बटा 1 सेकंड, अगर मैं 1 जूल को यहीं छोड़ दूं तो 1 सेकंड यहां चला जाएगा, तो 1 जूल को 1 वॉट सेकंड भी कहते हैं। ये ना बढ़िया 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 प्यारा प्यारा बादल के अंदर बना के रखना, क्योंकि ये ही आपको
किलोवाट आवर के टाइम में जब वो बिजली के बिल निकालते हैं ना तब बचाएगा। याद रखना 1 जूल को 1 वॉट सेकंड बोलते हैं। भाई कुछ नहीं किया मैंने, सेकंड को उल्टा 1 जूल यहीं छोड़ दिया, सेकंड को यहां मल्टीप्लाई मार दिया, इस सेकंड को यहां फेंक दिया, तो 1 जूल बराबर 1 वॉट सेकंड हो जाएगा। 1 जूल बराबर 1 वॉट सेकंड होता है। ठीक है, तो वॉट हो गए। ठीक है, और यूनिट क्या होंगी? अदर। अच्छा, ये वाली एनर्जी पे बात हो रही थी इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है, पावर की बात कर रहा हूं, ये एनर्जी की यूनिट है ना, ऊर्जा है। ठीक है, अदर यूनिट में देखें तो अदर यूनिट यानी कि अन्य इकाइयां देखेंगे तो 1 किलोवाट आपको देखने को मिलेगा। तो किलो का मतलब होता है 1000 वॉट। 1 मेगावाट आपको देखने का मिलेगा, मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6 वॉट। इस बड़े एम का मतलब मेगा होता है। ठीक है, कैपिटल एम का मतलब होता है मेगा। के का मतलब होता है किलो। एक GW यानी कि गीगावाट के अंदर होते हैं 10 की घात 9 GW, यानी कि G का मतलब होता है गीगा है, GW मतलब वॉट हो गया, G का मतलब हो गया गीगा। गीगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। नोट, जहां सब कंफ्यूज है, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो दोस्तों किलोवाट का मतलब है पावर और आर का मतलब होता है घंटा, यानी कि पावर इनटू टाइम। तो ये एनर्जी या मैं कह सकता हूं वर्क की यूनिट है। सब पागल बन जाते हैं इसमें, किलोवाट घंटा पावर की यूनिट है, किलोवाट घंटा एनर्जी की यूनिट है, यानी कि यूनिट है किसकी? एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। ठीक है, फिर बता देता हूं, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 1 किलोवाट घंटे के अंदर कितने जूल। तो जूल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि जूल ऊर्जा की इकाई है। मैं फिर बता रहा हूं ये पावर की इकाई नहीं है, इसलिए मैं इसको नोट के साथ बता रहा हूं। तो दोस्तों अब आपको यहां पर पता कौन बचाएगा? वो बादल वाला नोट कि 1 वॉट सेकंड 1 जूल के बराबर है। तो आपको क्या करना है, इस किलोवाट घंटे को 1 वॉट सेकंड में बदलना है। किलोवाट घंटे को वॉट सेकंड में बदलना है। बदलते हैं, देखो किलोवाट मतलब इसको ऐसे तोड़ दो, 1 किलोवाट गुणा घंटे। किलोवाट का मतलब 1000 वॉट, घंटे का मतलब 60 गुणा 60 सेकंड। सभी को पता है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 यानी कि 10 टू द पावर 5, 6 6 36। तो 36 गुणा 10 की घात 5 वॉट सेकंड। मैं वॉट सेकंड की जगह जूल लिख सकता हूं, हाँ सर लिख दो। तो आप यहां पर देखेंगे 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 36 गुणा 10 की घात 5 जूल के बराबर है। और 1 किलोवाट आवर हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना चाहें तो इसको एक पॉइंट यहां लगा दो दोस्तों, यानी कि 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। तो इतना जूल, ये क्वेश्चन आपके पास आता है। आजकल ये थोड़ा और मॉडिफाई फॉर्म में ऐसे आने लगा कि 1 किलोवाट घंटा, इसको 3.6 को ऐसे छोड़ दो। अब 10 की घात 6 को अभी बताया था ना मेगा बोलते हैं, तो एमजे मेगा जूल बन जाएगा। तो याद रखना किलोवाट घंटा यानी कि किलोवाट आवर जो है एनर्जी की यूनिट है, ऊर्जा की इकाई है, ना कि पावर की। पावर की इकाइयां होती हैं किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट या फिर हॉर्स पावर, एचपी, अश्व शक्ति, एचपी। तो एचपी किसकी इकाई है? पावर की इकाई है, यूनिट ऑफ पावर। देखो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है ना, इसलिए मैं इसको ऐसे बता रहा हूं कि कंफ्यूज मत होना। शक्ति की इकाई है एचपी, शक्ति की इकाई। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 एचपी में कितने वॉट? तो दोस्तों 746 वॉट होते हैं। एक अश्व शक्ति के अंदर 746 वॉट, 746 वॉट होते हैं। दैट्स इट।
तो ये यहां पर आपका पावर का टॉपिक भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास, यानी कि अभी तक तो हम कितने पढ़ चुके हैं, हमने यहाँ पर एनर्जी पढ़ लिया, वर्क डन पढ़ लिया, सारी की सारी चीजें इसके अंदर देख ली, जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए थी सारी चीजें अब आपको यहाँ पर पता है। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे दोस्तों इस पे क्वेश्चन की, क्योंकि पढ़ तो हमने लिया है, सारी थ्योरी अब हमारे नोट्स में है, लेकिन अब हमने करने इसमें प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 क्लास इसके क्वेश्चंस की होंगी, जिसमें कम से कम आपको 50 से 70 क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस के करवाऊंगा, जो हमारे किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, वो प्रीवियस ईयर भी होंगे, साथ साथ में आने वाले हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही होंगे। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। वर्क एनर्जी पावर की थ्योरी क्लास क्लियर होगी दोस्तों, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मैं हमेशा कहता हूं कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट आप करते हैं ना तो उससे बस मोटिवेशन आता है कि यस आपको ये चीजें समझ में आ गई है, सारी चीज क्रिस्टल क्लियर है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और शेयर तो करना ही है, और नए नए चैनल से जो भी जुड़ रहा है वो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। चलिए तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।